Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture I am starting modern physics or you can say quantum mechanics. जो इनिशियल पार्ट जो है क्वांटम मैकेनिक्स का वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये पहला लेक्चर है और इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अच्छा, बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी एक जो टॉपिक है वो एक बुक से आप पढ़ते हो आपको नॉलेज मिलती है, लेकिन जब आप बहुत सारी बुक्स को जो है फॉलो करते हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है। मतलब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप अलग अलग राइटर के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ देखते हो। तो इसके लिए जो मैं पर्टिकुलर जो बुक्स फॉलो करता हूँ वो जेटली, डेविड जे ग्रिफिथ और एस लोकनाथन। एस लोकनाथन से बेसिकली स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए बुक है, लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं, जैसे आज का टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो टॉपिक मैं एस लोकनाथन से भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अपन शुरुआत कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कि भैया क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि बिफोर क्वांटम मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स वॉज सफिशियंट टू एक्सप्लेन ऑलमोस्ट द डेली लाइफ इवेंट्स। जितने भी अपने मैक्रोस्कोपिक लेवल के इवेंट थे उन सबको, किनको, मैक्रोस्कोपिक लेवल के जितने भी अपने इवेंट हो रहे थे, मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, अपनी कार चल रही है, ठीक है ना, तो ये जितने भी इवेंट्स हो रहे थे, या फिर कोई मशीनरी किस तरीके से काम कर रही है, कोई भी मशीन के जो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सबको न्यूटोनियन से इजीली समझा जा सकता था। लेकिन फिर क्या है, जैसे ही अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गए, माइक्रो का मतलब था छोटा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गए, एटॉमिक लेवल तक गए, तो बहुत सारे ऐसे फिनोमिना थे जो क्लासिकल मैकेनिक्स से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो था उनको एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। जैसे इनके अंदर क्या आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। तो ये कुछ फिनोमिना थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो कम्प्लीटली मीजरेबली फेल हुई, मतलब भयानक रूप से फेल हुई इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स कब लगती है, जब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो और जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम हो, साइज़ बड़ा हो और स्पीड कम हो। अगर साइज़ बड़ा है और स्पीड बढ़ गई है तो उस केस में रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आ जाती है। लेकिन अगर साइज छोटा है, साइज छोटा हो गया है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का आ गया है, लेकिन स्पीड अभी भी क्या है, ज़्यादा नहीं है, तो क्वांटम मैकेनिक्स काम में आती है अपनी। लेकिन अगर साइज भी छोटा हो गया है और जो स्पीड जो है वो भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, इस केस के अंदर अपन क्यूएफटी पढ़ते हैं ना, क्वांटम फील्ड थ्योरी। लेकिन अपन यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का। तो कुछ फिनोमिना थे जिनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स जो था वो मिजरेबली फेल हुआ, मतलब कंप्लीटली फेल हो गया। तो ठीक है भाई, अब देखो एक के बाद एक घटनाएं होती गई, एक के बाद एक इवेंट होते गए और धीरे धीरे ज़रूरत महसूस होने लगी एक नई थियरी की। तो ये स्टार्ट होता है 1900 से, ठीक है। मैक्स प्लांक ने इंट्रोड्यूस किया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इन्होंने क्या कहा कि भैया जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है,
कि ये फिक्स कोई एक वैल्यू होगी और उसका मल्टीपल हो सकता है, मतलब सारी वैल्यू नहीं ले सकता। क्वांटाइज्ड वैल्यू है या फिर डिस्क्रीट, एक ही बात है ना। क्वांटाइज्ड एंड डिस्क्रीट आर सेम थिंग, कि भैया ये क्या है, क्वांटाइज्ड वैल्यू लेता है या डिस्क्रीट वैल्यू लेता है। मतलब कि जो एनर्जी है, जैसे अगर मान लो या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मल्टीपल हो गया। जरूरी नहीं है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मल्टीपल हो, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब एनर्जी जो है कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं ले सकती है, सारी वैल्यू नहीं ले सकती है, ठीक है। तो बोल भैया कौन सी वैल्यू ले सकती है, तो इन्होंने बताया मैक्स प्लांक ने कि जो एनर्जी है वो हो सकती है भैया E इक्वल्स टू एन एच न्यू। क्या हो सकती है, इक्वल्स टू एन एच न्यू। एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। और ये फंडामेंटल कांस्टेंट है फिजिक्स का, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल। फिजिक्स के अंदर 3 यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कौन कौन से, एच कट या फिर एच कह सकते हो आप, सी स्पीड ऑफ लाइट एंड जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये 3 क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जितने भी फिजिक्स है वो सब इनकी मोह माया है भाई, इनकी माया है, ठीक है ना, इनका ही चमत्कार है, इन 3 का ही, ठीक है। अच्छा, एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और एन यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या हुआ, मैक्स प्लांक ने क्या कहा कि जो एनर्जी है वो एच न्यू की इंटीजर मल्टीपल हो गई। मतलब या तो एच न्यू होगी या फिर 2h न्यू होगी या फिर 3h न्यू होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.7h न्यू हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखो कॉन्टिन्यूस नहीं रही ना वैल्यू, एक वैल्यू के बाद डायरेक्ट जंप कर रहा है, बीच में कुछ वैल्यू गायब हो रही है, इसी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन या डिस्क्रीट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वांटाइजेशन मैक्स प्लांक ने किस बेस पे दिया, कि जो रेडिएशन जो है वो कोई भी मैटर जो एब्जॉर्ब कर रहा है या जो इमिट कर रहा है उसके बेस पे दिया। तो मैक्स प्लांक ने क्या कहा, मैक्स प्लांक स्टेट्स दैट रेडिएशन absorbed or emitted by any matter is quantized, कि जो इंटरेक्शन होगा मैटर और रेडिएशन का वो क्वांटाइज्ड होगा। समझ रहे हो, एच न्यू एनर्जी का लेन देन हो रहा है, या फिर 2h न्यू का होगा या 3h न्यू का होगा। और ये न्यू क्या है, न्यू क्या है, ये जो आपका रेडिएशन है, जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है। तो 1900 में मैक्स प्लांक ने एनर्जी ऑफ क्वांटाइजेशन जो है इंट्रोड्यूस कर दिया। इनके कुछ टाइम के बाद ही, इसके कुछ टाइम के बाद ही 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया फोटोन कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, फोटोन कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या कहा कि लाइट इज इटसेल्फ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो लाइट है, लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज इटसेल्फ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन एंड मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। टिनी मतलब छोटे, टिनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। अब आप कहोगे ये बात तो हमें पता है, तो भैया आइंस्टाइन ने ही बताया कि जो लाइट है, लाइट इज इटसेल्फ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी। और एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, या फिर आप ये कह सकते हो पैकेट है ना, जैसे अपने कैंडी होती है ना, चॉकलेट का एक पैकेट हो, जैसे एक्लेयर्स की एक टॉफी मान लो आप, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के छोटे छोटे
जो पार्टिकल्स हैं उनका बना हुआ होता है कौन? लाइट। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे उनको इन्होंने क्या कहा? फोटोन कहा। किसने कहा? आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन ने फोटोन कॉन्सेप्ट दी और इस फोटोन कॉन्सेप्ट को आगे जो है एडवांस लेवल तक लेकर गए जेसी बॉस, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने शायद 1924 के अराउंड अपनी कॉन्सेप्ट दी थी, क्लियर है। तो उन्होंने फोटोन कॉन्सेप्ट दी और फोटोन के लिए एनर्जी भी क्या कहा, कितनी बताई? E = h और फोटोन को क्या कहा? फोटोन को क्या कहा कि फोटोन इज क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी। क्वांटा का मतलब क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल वैल्यू है वो एनर्जी के लिए क्या हो गया? क्वांटा हो गया। ऐसे ही चार्ज के लिए क्वांटा क्या होता है? चार्ज के लिए क्वांटा स्मॉल ई, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, बाकी जितना भी चार्ज होगा वो इसका इंटीजर मल्टीपल होगा। ऐसे ही एच न्यू क्या हो गया? फोटोन की एनर्जी हो गई, और फोटोन की एनर्जी है तो मतलब फोटोन क्या हो गया? क्वांटा हो गया। अब जितनी भी एनर्जी होगी उसकी इंटीजर मल्टीपल होगी, मतलब NH न्यू, क्लियर है। तो 1905 में अपने जो आइंस्टाइन भाई साहब है उन्होंने क्या दे दिया? फोटोन कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। इवेंट एक के बाद एक होते गए। उसके बाद आया 1911 और 1911 में क्या हुआ? रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था और कंक्लूजन्स क्या दिए थे कि भैया जो एटम है उसके बिल्कुल सेंटर पे एक हाईली पॉजिटिव चार्ज सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कह दिया। क्या कह दिया? न्यूक्लियस कह दिया था, ठीक है। अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के जस्ट बाद में यानी कि 1913 में नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और इन्होंने भी एटॉमिक मॉडल में क्या कहा कि जो भैया एटम है ना वो एनर्जी का इंट्रैक्शन कैसे करते हैं? डिस्क्रीट फॉर्म में ही करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? डिस्क्रीट फॉर्म में ही करते हैं। अब अगर एनर्जी का इंट्रैक्शन डिस्क्रीट फॉर्म में करते हैं, इसका मतलब नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में ही मिल सकते हैं। किस में पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में। मतलब एटम एक जो है एक कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स में नहीं पाए जा सकते, वो किस में मिलेंगे? हमेशा एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, 1913 में एटॉमिक मॉडल के बाद 1923 एंड 1923 में हुआ भैया कॉम्पटन इफेक्ट। क्या हुआ? कॉम्पटन इफेक्ट। और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हुआ था कि एक्सरे जो थी उनकी स्कैटरिंग करवाई गई इलेक्ट्रॉन पर। एक रेस्ट पे जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एक्सरे के साथ स्कैटरिंग करवाई गई। और कॉम्पटन इफेक्ट के बाद जो एक कॉन्सेप्ट था कि भैया जो लाइट है, जैसे यहाँ पे लाइट क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था। और रेडिएशन को टिनी पार्टिकल्स, आइंस्टाइन ने क्या कह दिया था? टिनी पार्टिकल्स कह दिया था। तो आइंस्टाइन ने क्या कह दिया था कि लाइट हैव अ नेचर ऑफ पार्टिकल। और इसी को जो है एक और वैलिडिटी मिल गई, किसकी वजह से? कॉम्पटन की वजह से। कॉम्पटन इफेक्ट भी क्या कर रहा था? इस बात को सपोर्ट कर रहा था कि लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर को, या जो वेव है, लाइट क्या है? रेडिएशन है, वेव है। जो वेव है वो पार्टिकल नेचर को शो करती है, क्लियर है। लेकिन 1923 के अंदर ही एक और कॉन्सेप्ट आई, और वो क्या थी भैया? अपनी 1923 के अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जिसको अपन बोलते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने एक नई बात कंफर्म कर दी कि भैया जो वेव है वो ही पार्टिकल नेचर शो नहीं करती है, पार्टिकल भी क्या करता है? वेव नेचर को शो करता है। मतलब वेव ही पार्टिकल को शो नहीं करती, पार्टिकल नेचर को, पार्टिकल भी वेव नेचर को शो करता है। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड टू ईच मैटर पार्टिकल। एक जो भी मैटर है, जो मैटर का पार्टिकल है, उससे हमेशा एक तरंग दैर्ध्य, एक वेवलेंथ जुड़ी हुई होती है, एसोसिएटेड होती है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि भैया वेव जो है वो पार्टिकल का नेचर शो नहीं करती है, पार्टिकल भी वेव का नेचर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ से ड्यूल नेचर अपना आ गया 1923 में। अब इतनी सारी कॉन्सेप्ट हो रही थी और काफ़ी
हिल गया था क्लासिकल मैकेनिक्स, मिजरेबली फेल था, भयानक रूप से फेल हो रहा था कि यार ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इतने सारे इवेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे क्लासिकल थियोरी से, ठीक है। और रहा सहा काम किया हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने तो जड़ें हिला दी क्लासिकल मैकेनिक्स की। फिर लगा कि भाई अब तो क्लासिकल मैकेनिक्स से काम नहीं चलेगा। अब जब काम नहीं चलेगा तो अपने को क्या चाहिए, एक नई थियोरी चाहिए। और वहां से जो है हाइजेनबर्ग और श्रोडिंजर दोनों जो है काम करने लग गए एक नई थियोरी के ऊपर। क्या करने लग गए, एक नई थियोरी के ऊपर काम करने लग गए। और 1925 के अंदर 1925 के अंदर हाइजेनबर्ग और श्रोडिंजर ने क्या दी, अपनी अपनी थियरीज दी रिगार्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स। तो 1925 में ओरिजिनेट हुआ क्वांटम मैकेनिक्स आफ्टर दीज इवेंट्स, ठीक है। अच्छा, तब जो क्वांटम मैकेनिक्स जब आई अपनी, तो इसके जो फॉर्मुलेशन है उसकी बात करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स को किस तरीके से जो है कितने टाइप से फॉर्मुलेट किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। ये सिर्फ मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन के पर्पज से ही बताया है। एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाने वाला है कि किस टाइम पे क्या हुआ था। थोड़ा जस्ट आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से जो है क्वांटम मैकेनिक्स ओरिजिनेट हुई, उसकी ये बात थी, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम थियोरी और मैकेनिक्स। तो यहाँ से दो थियोरी जो है, दो फॉर्मुलेशन आए। पहला हाइजेनबर्ग का और दूसरा श्रोडिंजर ने दिया भाई। जो हाइजेनबर्ग ने दिया उसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन। मैट्रिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ाएंगे, और जिनको थोड़ा बहुत आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन दिया, ये कंप्लीटली मैथमेटिकल जो है फॉर्मुलेशन है, कंप्लीट मैथमेटिक्स यूज होती है। और आइगन वैल्यू, आइगन स्टेट, आइगन वैल्यू, आइगन स्टेट, ये सब चीज़ें डिफाइन की, और ये सब निकालना आपको बताएंगे मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में, ठीक है। श्रोडिंजर ने भैया दिया अपना वेव मैकेनिक्स दी, इन्होंने वेव मैकेनिक्स दी। इन्होंने कंप्लीटली वेव माना उसको, और वेव के थ्रू उसको समझाया। और श्रोडिंजर ने अपने फॉर्मुलेशन में एक इक्वेशन दी जिसको अपन कहते हैं श्रोडिंजर इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको, श्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, श्रोडिंजर इक्वेशन भी क्या है, कोई डिराइव्ड इक्वेशन नहीं है, कोई डिराइव्ड इक्वेशन नहीं है। इन्होंने सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ करते हुए वो इक्वेशन दी थी। जब अपन वेव मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे तो अपन श्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्लियर है। अच्छा, लेकिन अच्छा अब ये देखो, जो वेव मैकेनिक्स थी इसके कंपेरिजन में, मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के कंपेरिजन में ज़्यादा इंटुएटिव थी, ज़्यादा इंटुएटिव थी, ज़्यादा इजी थी, और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करती थी, है ना। ये सिर्फ मैथमेटिक्स फॉर्मुलेशन है, ठीक है। लेकिन इन दोनों फॉर्मुलेशन के बाद डिराक ने एक और फॉर्मुलेशन दिया, डिराक ने एक और फॉर्मुलेशन दिया, और डिराक ने डिफाइन की स्टेट्स कैट, ब्रा एंड ऑपरेटर। कैट स्टेट is nothing but a column vector, bra state is nothing but a row vector, and operators are mathematical tools, ठीक है। इनके बारे में भी अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से दो फॉर्मुलेशन आ गए क्वांटम मैकेनिक्स के। पहला क्या है अपना मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन, दूसरा वेव मैकेनिक्स जिसके अंदर श्रोडिंजर ने अपनी एक इक्वेशन दी, और तीसरा जो फॉर्मुलेशन था वो किस पे आया, स्टेट वेक्टर्स और ऑपरेटर्स के ऊपर आया, ठीक है। अच्छा, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। यहाँ से जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन आता है कि कैन वी फॉर्मुलेट क्वांटम मैकेनिक्स विदाउट क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या कहा मैंने, कैन वी फॉर्मुलेट क्वांटम मैकेनिक्स विदाउट classical mechanics, and you have to answer it in comment section। आपको कमेंट
जो सेक्शन है उसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस आते हैं कि भैया एनर्जी तो क्वांटाइज्ड हो गई, जबकि अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या मानते थे, एनर्जी को कॉन्टिन्यूस मानते थे। तो क्या जो अपन जितने भी अपन ने फिनोमिना पढ़े क्लासिकल मैकेनिक्स के, क्या वो सब गलत हो गए हैं? क्या अपन वो सब गलत तरीके से कर रहे थे, या फिर जो उसकी वैलिडिटी है वो कहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो एक चीज़ को समझो, अपन ने कहा कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। क्वांटाइज्ड का मतलब ये है डिस्क्रीट वैल्यू लेगा, कंटिन्यूस का मतलब कोई वैल्यू मिस नहीं होगी। तो यहाँ मैं कुछ डॉट्स बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये एक्चुअली में एक डॉटेड लाइन है। क्या है ये? एक डॉटेड लाइन है। अगर मैं इसको नज़दीक से देखता हूँ तो ये मुझे एक डॉटेड लाइन दिखाई देगी। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि बीच में से कुछ पार्ट गायब है, मतलब कुछ वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको दूर से देखते हो, क्या करते हो आप इसको दूर से देखते हो, तो ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये कैसी दिखाई देगी आपको? एक स्ट्रॉन्ग लाइन दिखाई देगी। स्ट्रॉन्ग लाइन का मतलब कंटिन्यूस हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया फोटोन कॉन्सेप्ट में, कि जितना भी एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा मैटर और रेडिएशन में, जितना भी एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा वो सिर्फ किसके फॉर्म में होगा? फोटॉन्स के टर्म्स में होगा, फोटोन का इंट्रैक्शन होगा। तो अगर किसी केस के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत हाई हो जाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स आर वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, इन दैट सिचुएशन, उस केस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? एनर्जी को कॉन्टिन्यूस ले सकते हैं और जो रिजल्ट आएंगे वो ऑलमोस्ट सही होंगे, उनमें एरर नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा उनके अंदर? एरर नेग्लिजिबल होगा। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स वेरी हाई है, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो एच है प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये किसकी वैल्यू है? प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो अगर या तो एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की, वो एच न्यू से बहुत ज़्यादा है, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत ज़्यादा है, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? आप एनर्जी को क्या ले सकते हो? कॉन्टिन्यूस ले सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अब अपन कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, और उसके अंदर जो पहली कॉन्सेप्ट आती है वो आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या आती है भाई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखो क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़, एक और इंटरेस्टिंग लाइन मैं आपको बताता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की, और वो एक लाइन है, वो लाइन क्या कहती है कि इन क्वांटम मैकेनिक्स इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आइडेंटिकल आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स। क्या कहा? आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स इज नॉट नेसेसरी, मैंडेटरी नहीं है ये, चाहे कितना ही ट्रूली आइडेंटिकल, मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट आया, आपने सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा किया और सेम रिजल्ट आ जाए, आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हो किसके अंदर? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। इसको अपन एक चीज़ से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। देखो, ये मान के चलो जैसे ये कोई वाटर है और ये एयर है, ठीक है। अच्छा, आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये तो सब आता है, अपवर्तन परावर्तन। तो मान लो यहाँ से एक लाइट की जो बीम है इंसिडेंट होती है इंटरफेस पर, ये नॉर्मल हो गया। तो अगर जो रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? नॉर्मल के पास आ जाएगी लाइट, ये होगी रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड लाइट। और रिफ्लेक्शन जो होगा वो इस तरफ हो जाएगा, जितने एंगल पे आया था उतने ही एंगल पे। ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, ये लाइट है, लाइट है मतलब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? देखो, हमेशा दो चीज़ें डिफाइन की जाती हैं, आर एंड टी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट।
ठीक है ना। ये भी अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। मतलब देखो ये लाइट आया तो कितना पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा है वो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बताता है, और कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया है वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बताता है। ठीक है। अच्छा, तो बताओ ये फिक्स होगा जब अपन क्लासिकल में ये चीज़ देखते हैं एक्सपेरिमेंट में तो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ फोटोन आए, उन फोटोन में से यहाँ गिरे, कुछ रिफ्लेक्ट हो गए और कुछ रिफ्रैक्ट हो गए, कुछ टकरा के वापस चले गए इंटरफेस से, रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ रिफ्रैक्ट हो गए। लेकिन अगर मैं एक फोटोन की बात करूं, क्या बात करूं कि एक फोटोन, यह मान के चलो कि यहाँ पे 80% लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है और 20% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं एक फोटोन की बात करूं, एक फोटोन अगर यहाँ आ रहा है तो आप क्या बताओगे ये फोटोन क्या करेगा? ये रिफ्रैक्ट होगा या रिफ्लेक्ट होगा? यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। अगर अपन क्या करते हैं, एक सिंगल फोटोन पे आ जाते हैं कि भैया ये फोटोन रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा, आप कुछ भी नहीं बता सकते हो। क्यों? और यहाँ पे तो देखो प्रोबेबिलिटी भी क्या है, कुछ नहीं बता सकते आप। ये रिफ्रैक्ट, अगर ये देखो, अगर ये रिफ्रैक्ट हो गया तो 100% हो गया रिफ्रैक्शन, एक ही फोटोन है। अगर रिफ्लेक्शन हो गया तो 100% हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने एक फोटोन लिया, मान लो ये पहला फोटोन था, फोटोन P1, और ये रिफ्रैक्ट हो गया, क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया। अच्छा, अब सेम ऐसा एक और फोटोन लिया मैंने और वो इंसिडेंट कराया, तो ज़रूरी नहीं है वो भी रिफ्रैक्ट हो सकता है वो क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। तो देखो फोटोन था, सेम फोटोन थे, दोनों एक ही जैसे फोटोन थे, मैंने यहाँ पे डाले, जब पहला फोटोन डाला तो वो रिफ्रैक्ट हो गया, जबकि दूसरा डाला तो रिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट डोंट नीड टू गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स। ये लाइन याद कर लो, आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट don't need to give identical results। लेकिन जब अपन एक लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करते हैं तो वापस से फिर यही हो जाता है कि उनमें से ऑलमोस्ट 80% रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और 20% रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर अपन एक फोटोन की बात कर लेते हैं तो क्वांटम स्टेट में आ जाएंगे, अपन क्वांटम रीजन में आ जाएंगे। एक फोटोन मतलब एनर्जी कम है, सिर्फ एक ही फोटोन है, तो अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्लेक्ट होगा। हो सकता है कि आपने आज वो एक्सपेरिमेंट किया तो आज वो रिफ्लेक्ट हो गया, और आपने कल वापस से वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो वो रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब एक्सपेरिमेंट आइडेंटिकल था लेकिन रिजल्ट आइडेंटिकल नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको हक नहीं है ये बात पूछने का कि भैया रिजल्ट अगर मेरे जो हैं सेम आएंगे क्या अगर मैं एक्सपेरिमेंट वापस से रिपीट करूं। तो एक्सपेरिमेंट रिपीट करने पर हो सकता है आपके रिजल्ट अलग आए। क्लियर है? चलो अब अपन बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। अब जब मैक्स प्लांक ने बताया कि भैया एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ठीक है, और उन्होंने इंट्रैक्शन बताया कि भैया जो मैटर और जो ईएम वेव का जो इंट्रैक्शन है वो क्वांटाइज्ड है। मतलब जो एक मैटर है वो क्या करता रहता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और रेडिएशन को इमिट भी कर सकता है। इंट्रैक्शन इसी को कहोगे आप, रेडिएशन का मैटर से इंट्रैक्शन। ठीक है। तो जब किसी भी मैटर पर लाइट गिरता है, लाइट इंसिडेंट होता है, तो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हुआ कि कोई भी एक मैटर है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कोई भी एक मैटर है, इसके ऊपर क्या किया आपने, रेडिएशन जो है इंसिडेंट कराया, तो इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कुछ पार्ट इसने अवशोषित कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया है, यही होगा। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी वजह से अपने को ये जो मैटर है ये दिखाई देता है, विजिबल हो जाता है अपने लिए, यही बात है। अच्छा, अब ब्लैक बॉडी क्या होंगे? ऐसे मैटर जो जितने भी इंसिडेंट लाइट है उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, है ना। मैटर विच एब्जॉर्ब all the light or radiation incident on it, कि जितना भी इसके ऊपर लाइट गिरा या जितना भी रेडिएशन गिरा
कंप्लीटली 100% इसने अब्जॉर्ब भी कर लिया, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। समझ में आया कि कोई भी ऐसा मैटर जो उस पर गिरने वाले रेडिएशन को कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर ले, वो क्या हो गया भाई, ब्लैक बॉडी हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना, एक मिथ कई बार छोटी क्लास में बता दिया जाता है कि जो ब्लैक बॉडी है ब्लैक होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ब्लैक बॉडी है इसका मतलब ये नहीं है ब्लैक होगी। ये ब्लैक सिर्फ किस सिचुएशन में दिखाई देगी, ब्लैक is only when illuminated from external source, from external source। मतलब कोई बाहरी सोर्स है, बाहरी कोई, जैसे कोई टॉर्च है, उसका आप इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराते हो, तो एक्सटर्नल सोर्स अगर आप इसको इल्यूमिनेट करते हो, इल्यूमिनेट करने का मतलब है प्रकाशित करते हो इसको, है ना, इसको चमकाने की कोशिश करते हो, तो ये ब्लैक दिखाई देगा। लेकिन अगर ये इल्यूमिनेटेड है इंटरनली, कैसे इल्यूमिनेटेड है, अगर इंटरनली, उस केस के अंदर इसका जो कलर है वो अपने को दिखाई देगा जिस रेडिएशन, जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। मैंने क्या कहा कि अगर आपने ब्लैक बॉडी को एक्सटर्नल सोर्स से जो है इल्यूमिनेट किया, उस केस के अंदर ये ब्लैक दिखाई देगा ओनली। लेकिन अगर ये इंटरनली इल्यूमिनेटेड है, इंटरनली इल्यूमिनेटेड कब होगा, जब ब्लैक बॉडी खुद क्या कर रहा है, लाइट का इमिशन कर रहा है, लाइट का क्या कर रहा है, इमिशन कर रहा है, रेडिएशन को इमिट कर रहा है। उस केस में क्या होगा, इसका जो कलर है वो डिसाइड होगा किसकी वेवलेंथ से, जो इमिटेड रेडिएशन है। जैसे अपना सन, जो अपना सन है वो क्या है, एक ब्लैक बॉडी है, क्या ब्लैक दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी सिर्फ ब्लैक कब दिखाई देगा, जब आप इसको एक्सटर्नली सोर्स में देखोगे। आप इसको एक्सटर्नल किसी सोर्स से देखने की कोशिश करोगे, जबकि ये खुद क्या नहीं कर रहा है, कोई रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा है, उस केस के अंदर ये ब्लैक दिखाई देगा। वरना जब ये खुद क्या कर रहा है, रेडिएशन को इमिट कर रहा है, उस केस के अंदर इसका कलर किससे डिसाइड होगा, इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ से डिसाइड होगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या पता चला कि भैया ये जो ब्लैक बॉडी है ये क्या है, परफेक्ट एब्जॉर्बर ही नहीं है, परफेक्ट इमिटर भी है। मतलब अगर ब्लैक बॉडी को इक्विलिब्रियम पे है, किसी भी टेम्परेचर टी पर अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, उस केस के अंदर इसका जो एब्जॉर्प्शन रेडिएशन है वो इसके इमिटेड रेडिएशन के बराबर होगा। क्या कहा मैंने कि अगर ब्लैक बॉडी किसी भी टेम्परेचर टी पर इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस के अंदर जो इमिटेड रेडिएशन है और जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब एब्जॉर्ब क्या कर रहा है, परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इमिट भी कैसा करेगा, परफेक्टली करेगा। तो ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट इमिटर। मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है 100% और 100% ही इमिट कर देता है, जबकि जो नॉर्मल बॉडीज, अपनी जो नॉर्मल मैटर है वो ऐसा नहीं करते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट हो गई, डेफिनेशन हो गई ब्लैक बॉडी की, ठीक है। तो क्या आइडियल ब्लैक बॉडी पॉसिबल है, तो भैया आइडियल ब्लैक बॉडी अपन जो लैब के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बना सकते हैं, तो अपन एक प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं, मेटेलिक कैविटी की मदद से। किसकी हेल्प से, मेटेलिक कैविटी की हेल्प से। और उसमें क्या होता है उसको देखते हैं अपन। कोई भी एक मेटेलिक कैविटी ली मैंने, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप ले सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से मैंने एक छोटा सा जो है होल छोड़ दिया है। तो यहाँ से जैसे लाइट एंटर होती है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई जाती है कि वंस लाइट एंटर्स इट गो ट्रैप्ड। एक बार अगर एंटर कर गई तो फंस गई जाल में, क्या हो गई, फंस गई। मतलब अब लाइट अंदर आ चुका है और उसके बाद इसके पास निकलने का रास्ता नहीं होता, तो क्या होता है भाई, मेटेलिक कैविटी है, ये खोखला पार्ट है, होलो पार्ट है, बाहर मेटल है,
तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ, 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 क्या होंगे, बस इसी तरीके से लाइट अंदर ट्रैप्ड होके रह जाएगी। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद देखो यहाँ पे जब गिरी तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे कुछ और पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो थोड़ी देर के अंदर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इसका जो पार्ट है वो इस मेटल के द्वारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो रहा है, सक्सेसिव कोलिजन्स हो रही हैं या फिर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं कहूँगा इसको मैं, वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। बस आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा पार्ट जो है एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे, फिर कुछ यहाँ हो गया एब्जॉर्ब, फिर कुछ यहाँ हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता जाएगा, जो रेडिएशन है वो इसका एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। तो प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी कैसे बनाई जाती है, एक मेटेलिक कैविटी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, मेटेलिक कैविटी से बनाई जाती है। और एक्सपेरिमेंटली जब इसको गर्म करते हैं अपन, क्या करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं, गर्म करते हैं, हीट देते हैं, उस केस के अंदर इस होल से निकलने वाला रेडिएशन भी क्या होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही होगा। इससे निकलने वाला रेडिएशन भी कैसा होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी है और इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी है, इसको लेकर जब एक्सपेरिमेंट किया गया और कुछ एक्सपेरिमेंटल जो डेटा आया, और उस डेटा के बाद एक कर्व ट्रेस किया गया, कर्व ट्रेस किया गया स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, या फिर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के बाद एक कर्व ट्रेस किया गया, कर्व ट्रेस किया गया स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा डी लैम्डा, और लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। और ये जो कर्व ट्रेस किया गया, ये कर्व कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है ये। ठीक है, अच्छा, तो पहला सवाल तो यही आता है कि भैया स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी क्या है ना, क्योंकि आप पढ़ते जाते हो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, लेकिन जब न्यूमेरिकल आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो पहले तो ये समझ लो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी क्या है। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ, अगर आप वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेस कर रहे हो तो। और अगर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हो तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ, पर यूनिट वेवलेंथ। क्लियर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए बनाओगे तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है इसकी यूनिट जो है डिसाइड आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो एक पीक आ रही थी, इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं लैम्डा मैक्स लिख देता हूँ, या सिर्फ लैम्डा एम भी लिख सकते हो। अच्छा, लैम्डा मैक्सिमम, इसका मतलब ये नहीं लैम्डा मैक्सिमम है। लैम्डा मैक्सिमम क्या है, ये वेवलेंथ की वो वैल्यू है जिसके ऊपर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम हो गई है। तो लैम्डा मैक्सिमम क्या है, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ वेयर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी becomes मैक्सिमम। क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आया, सपोज दैट ये किसी टेम्परेचर पर था, मैं कह देता हूँ T1। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो यहाँ से एक लॉ आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये बताता है कि इस पीक का जो वेवलेंथ है इसका टेम्परेचर से क्या कनेक्शन है। और ये होता है लैम्डा एम टी इक्वल्स टू बी। यहाँ पे बी क्या है, कांस्टेंट है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। क्लियर है, और इसकी वैल्यू होती है
293 इंटू 10⁻⁻5 मीटर केल्विन। ठीक है, ये ऑलमोस्ट वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर T1 था, तो एक और टेम्परेचर जैसे अगर मैं T2 लेता हूँ, कितना लेता हूँ T2, और अगर T2 ग्रेटर देन है T1 से, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से ये आ गया लैम्डा m इक्वल्स टू B/T। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा m की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब लैम्डा m कम होने का मतलब क्या है कि पीक पहले आ जाएगी, पीक पहले आ जाएगी। तो जैसे ये पीक यहाँ थी, एक मैं पीक यहाँ ले लेता हूँ, ये किस के लिए आ गई भाई, ये T2 के लिए आ गई। अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू और शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ये लैम्डा 1 हो गया, ये लैम्डा 2 हो गया, ये लैम्डा 3 हो गया। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, पीक क्या हो रही है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है। किसके लिए, जब ग्राफ वेवलेंथ के साथ ट्रेस्ड है। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेस्ड है तो ये राइट में शिफ्ट होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या कनेक्शन होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है C/F, या फिर आप कह सकते हो F इक्वल टू C/लैम्डा। तो अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो F कम होगा, और अगर लैम्डा कम हो रहा है तो F बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे लैम्डा कम हो रहा है, कम हो रहा है तो F बढ़ेगा। मतलब अगर आप यही कर्व किसके साथ बनाते हो, फ्रीक्वेंसी के साथ बनाते हो, तो पीक किधर शिफ्ट होगी, राइट में शिफ्ट होती चली जाएगी। कहाँ शिफ्ट होती चली जाएगी, राइट में शिफ्ट होती चली जाएगी। लेकिन सिर्फ यही एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं है इसका, एक और रिजल्ट है कि जब मैं देखो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो हर एक पॉइंट पर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी बढ़ रही है। ये कहीं पर ओवरलैप नहीं करेंगे, कहीं पर भी ओवरलैप नहीं करेंगे। आप देखो T1 के लिए ये वाला कर्व था, ये वाला, ठीक है। जैसे मान लो ये वेवलेंथ थी यहाँ पे, तो इसके लिए ये वैल्यू थी, लेकिन मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो वैल्यू बढ़ गई, और टेम्परेचर बढ़ाया तो और वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब क्या है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी increases for each value of wavelength or each point of wavelength, each value of wavelength for higher temperature। मतलब अगर आप टेम्परेचर को हाई करते जाओगे तो लैम्डा की हर एक वैल्यू पर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। मतलब इसकी पीक लेफ्ट में शिफ्ट नहीं होगी, बल्कि ये जो कर्व है पूरा कंप्लीटली इसके ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर मैं कम कर दूं, मान लो कोई टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ T4, जो T1 से भी कम है, तो ये कहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। टेम्परेचर कम हुआ है तो राइट में शिफ्ट हो जाएगी। और देखो हर एक पॉइंट पे वैल्यू कम है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सिर्फ पीक ही शिफ्ट नहीं हो रही है, बल्कि इसकी हाइट भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि हर एक पॉइंट पर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू बढ़ गई है। और इसको बताया जाता है किससे, स्टीफन लॉ से, स्टीफन लॉ P, या फिर आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है E इक्वल्स टू सिग्मा T4। सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। अच्छा, अब आप एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे E इक्वल टू सिग्मा T4 मिल जाएगा कुछ बुक्स के अंदर, और कुछ बुक्स के अंदर P। ये जो नोटेशन है ये जेटली का नोटेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, P इक्वल टू सिग्मा T4 मिल जाएगा। लेकिन याद रखना ये है क्या, E है इसका मतलब एनर्जी नहीं है ये, या फिर ये क्या हो गया, P है मतलब पावर नहीं है ये जो टर्म है, ये दोनों ही टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, पावर पर यूनिट एरिया को, पावर पर यूनिट एरिया को। यह याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की कॉन्सेप्ट से अपन न्यूमेरिकल करेंगे कुछ। आपको अगर ये पता ही नहीं है कि इस इक्वेशन की ये जो टर्म है ये है क्या, तो आप कैसे सवाल कर सकते हो। तो ध्यान रखना यहाँ पे E या P एनर्जी या पावर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पावर पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान रखना ये E इक्वल टू सिग्मा T4, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, लेकिन E क्या है, पावर पर यूनिट एरिया है। ये जरूर ध्यान रखना है। फॉर्मूला याद है लेकिन पता ही नहीं है कि यहाँ पे कौन सी टर्म क्या है, और अपन मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि E को तो एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आपको P याद रह जाता है तो आप क्या सोचते हो कि ये पावर होगा। नहीं 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 नहीं, ये क्या है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पावर पर यूनिट एरिया है। क्लियर है।
तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे। अच्छा, अब इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को क्लासिकल थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन किया? तो क्लासिकल थ्योरी से जिनको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी वो की थी रेले जीन्स और वीन्स ने। तो वीन्स का जो लॉ है, अच्छा वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ अलग है और वीन्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अलग है। ध्यान रखना, दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो अब अपन क्या बात करेंगे कि